यहीं से शुरुआत। सूर्या, मेरे बेटे को क्या किया तुमने? सुंदरी चिल्लाती हुई मनोहरन की तरफ भागी। मनोहरन के मुंह से खून बह रहा था। मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? मेरी आंखों के सामने ही उसे मारा। वनीता, देखो जरा, तुम्हारा देवर मेरे बेटे को कैसे पीट रहा है। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। सुंदरी गुस्से से सूर्या को घूरते हुए वहीं खड़ी रह गई। तुम इसे ऐसे छोड़ोगी नहीं तो फिर क्या करोगी? इस मार के साथ तुम्हें और 1 लाख चाहिए क्या? ठीक है, मैं और 2 लाख जोड़ देती हूं। फिर क्या तुम मेरे बेटे को फिर से पीटोगी? नहीं, या मैं 50 लाख दे दूं तो तुम मेरे बेटे को ही मार डालोगी। ऐसा कहते हुए सूर्या धीरे धीरे सुंदरी के सामने आ गया। अब तक सूर्या ने कभी इतनी हिम्मत से बात नहीं की थी। सूर्या जैसे ही बोल रही था, उसकी पूरा शरीर कंपाने लगा। पीछे क्या है यह देखे बिना ही उसके कदम पीछे की तरफ हिलने लगे। नीचे गिरा हुआ मनोहर ने उठाकर सूर्य ने उसका गला कसने की मुद्रा में पकड़ा और कहा, बताओ 50 लाख दूं? लोगे या नहीं? क्या चाहिए? थोड़ा और एक्स्ट्रा डाल दूं? सूर्या ने सुंदरी को घूरते हुए धमकी दी। घबराई हुई सुंदरी पीछे हटते हुए चली, लेकिन पीछे रखी टेबल से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी। बस करो, रुक जाओ। वनीता की आवाज आंसुओं के साथ कमरे में गूंज उठी और पल भर में पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। वनीता की आवाज सुनते ही मनोहरन का गला पकड़े हुए सूर्या का हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ गया। सूर्या का यह रूप प्रीति के लिए भी बिल्कुल नया था। वनीता भले ही जोर से चिल्लाई थी, लेकिन उसके पूरे शरीर में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। बस करो सूर्या, एक अच्छे भले घर को तुमने बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है। क्यों? किस हिम्मत से उसने मेरे सामने ही उसे पीटा? मर्यादा रखो। तुम्हारे पैर के सामने गिरकर माफी मांगो, वरना इस घर को छोड़कर निकल जाओ। वनीता ने अपने सिर को दोनों हाथों से जोर से पकड़े हुए चिल्लाकर कह दिया। अम्मा, बस करो, रुको। प्रीति ने चीखते हुए बीच में आकर कहा, सूर्या आपका नौकर नहीं है कि आप जैसे कहो वहीं कर दे। वह मेरा पति है। अब से एक भी शब्द मत बोलो। आप सड़क पर चलने वाले किसी भी अनजान इंसान को जो सम्मान देती हो, वही सम्मान आप मेरे पति को भी दो। अब और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस तरह घर में मुझे जो सम्मान मिलता है, वही सम्मान मेरे पति को भी मिलना चाहिए। प्रीति ने भीतर दबाए बैठे डर और भावनाओं को पूरा खोलकर कह दिया। प्रीति की तीखी आवाज सुनकर वनीता चुप हो गई और स्थिर खड़ी रह गई। सूर्या ने अपनी कमीज की जेब से हैंडकरचीफ निकाला और उसे अपने हाथों पर लगे खून से पोंछने लगा। अपने हाथ साफ करते हुए वह मनोकरण के सामने जाकर घूरा, आंखों में ठंडा कटुहास। फिर वह तेजी से दरवाजे की ओर कदम बढ़ाने लगा। सूर्या, ऐसे ही रुको। क्या मैंने तुझसे कहा था माफी मांगकर चले आना? नहीं मांगेगा तो यहां से बाहर रहना। इस दहलीज से आगे तू पार हुआ तो वापस इस घर में आने का कोई हक नहीं मिलेगा। वनीता की आवाज सुनकर दरवाजे पर कदम रखने ही वाला सूर्य ठहर गया। वनीता की तरफ देखकर उसने एक छोटा सा मुस्कान दी, फिर तेजी से वहां से निकल गया। दरवाजे और वनीता के बीच बिल्ली के बच्चे की तरह भौं भौं करते हुए प्रीति भागकर आ पहुंची। फिर जैसे ही प्रीति ने सूर्या का पीछा करते हुए दरवाजे की दहलीज पार करने की कोशिश की, वनीता गरजते हुए बोली, क्या सोच रही हो प्रीति? इतनी हिम्मत आ गई है तुम्हें कि उस आदमी के पीछे जा रही हो जिसने अपनी मां की इज्जत नहीं रखी? अगर तुम उसके पीछे गई तो समझ लो इस घर में तुम्हारा भी कोई हक्कर नहीं रहेगा। इस दहलीज को पार कर लिया तो फिर कभी मत लौटना। इस घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वनीता को पूरा भरोसा था कि ये सुनकर प्रीति रुक जाएगी, सूर्या का पीछा नहीं करेगी, लेकिन उसकी उम्मीदों के उलट प्रीति तेजी से बाहर निकल गई। सूर्या के पीछे भागती हुई वनीता वहीं खड़ी रह गई, आंखों में दर्द और पछतावा लिए। वाह, आखिर तक पूरा परिवार ड्रामा ही करता रहेगा, है ना? क्या कमाल का नाटक चल रहा है। ऐसा कहते हुए सुंदरी ने व्यंग्य से ताली बजाई और मनोहरन के पास जाकर खड़ी हो गई। सुंदरी उठकर खड़ी हो गई। वनीता गुस्से से चिल्लाई, सुंदरी बहुत हो गया। क्या मैं तुम्हें दोबारा कहूं कि इस घर से निकल जाओ और वापस आने की कोशिश भी मत करना? मनोहर ने धीरे से उसके कान में कहा, अभी वक्त ठीक नहीं है, हम किसी और दिन वापस आएंगे, तब देखते हैं कैसे भी करके इनके हाथों से पैसा निकलवाते हैं। अभी के लिए यहां से निकल जाना ही बेहतर है। धीरे धीरे मनोहरन और सुंदरी वहां से निकल गए। घर से बाहर आते ही सूर्या को बहुत पछतावा हुआ। रवि कुमार सर ने फोन पर उसे समझाया था कि प्रीति और वनीता का अच्छे से ख्याल रखना, लेकिन अब जो कुछ हुआ उस हालत को देखकर सूर्या सोचने लगा, मैं रवि कुमार सर को अब क्या जवाब दूं? सोचों में खोया हुआ सूर्या धीरे धीरे चलते जा रहा था। सूर्या रुको, प्रीति ने पीछे से पुकारा।
वह दौड़ती हुई उसके पास आई। सांस फूल चुकी थी। थोड़ी देर रुककर गहरी सांस लेते हुए वह बोली, माफ करना। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। सूर्या के दर्द को वह पूरी तरह महसूस कर पा रही थी। सूर्या के लिए कुछ भी न कर पाने की बेबसी में प्रीति वहीं खड़ी होकर रोने लगी। उसके आंसुओं से उसकी आंखें लाल हो गईं। प्रीति ने मन ही मन सोचा, अगर सूर्या की जगह कोई और होता तो शायद इतने सालों तक ये सब सही नहीं पाता। पागल हो क्या? तुमने कोई गलती नहीं की प्रीति, तुम मुझसे माफी कभी मत मांगो। ऐसा कहते हुए सूर्या ने धीरे से प्रीति के बालों को सहलाया। वह नहीं चाहता था कि वनीता की गलती के लिए प्रीति खुद को दोष दे, लेकिन आज मां ने हद ही पार कर दी। प्रीति रोते हुए बोली। उसकी आवाज कांप रही थी। चिंता मत करो प्रीति, सूर्या ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा। तुम जानती हो ना, बुआ वनीता अम्मा हमेशा ऐसी ही हैं। वो गुस्से में कुछ भी बोल देती हैं, लेकिन दिल में किसी के लिए कुछ नहीं रखती। हालांकि वनीता की आज की बातों से सूर्या को साफ समझ आ गया था। वह उसे अपना दामाद मानने को अब भी तैयार नहीं है। जब सूर्या ने सोचा कि वह खुद को एक ऐसे इंसान की तरह बर्ताव कर रहा है जो सिर्फ उनके कहे अनुसार चलता है, जैसे कोई वफादार कुत्ता, तो उसके दिल में गहरा दर्द उठा। फिर भी सूर्या ने वनीता और रवि कुमार को हमेशा अपने माँ बाप की तरह ही माना और उनका ख्याल रखा। लेकिन आज वनीता ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक संवेदनहीन पत्थर हो। यह बात सूर्या के दिल को बहुत चुभी। फिर भी उसने अपने इस दर्द को प्रीति के सामने जाहिर नहीं होने दिया। उसे लगा अगर प्रीति ने उसके मन का दुख देख लिया तो वह और भी टूट जाएगी। इसीलिए उसने अपने सारे जज्बात दिल के अंदर ही दबा लिए। प्रीति ने आंसू पोंछते हुए धीरे से पूछा, तो अब रात को हम कहां जाकर सोएंगे सूर्या? क्या कहा तुमने? हम कहां जा रहे हैं? सूर्या ने हैरानी से प्रीति की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। प्रीति, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वनीता अम्मा ने जो भी गुस्से में कहा वो तुम्हारे लिए नहीं था। तुम उनकी बेटी हो। अब चुपचाप वापस घर चली जाओ, ठीक है? सूर्या के इतना कहने से पहले ही प्रीति ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, कभी नहीं। माँ ने जो कुछ भी किया उसके लिए उन्हें तुमसे माफी मांगनी होगी। जब तक वो तुमसे माफी नहीं मांगती मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी। प्रीति की बात सुनकर सूर्या को एक तरफ गर्व महसूस हुआ। उसके शब्दों में अब वो दृढ़ता थी जो साफ बता रही थी कि इस बार वह वनीता को झुकाए बिना नहीं मानेगी। सूर्या मुस्कुराया और बोला, यहाँ आओ प्रीति, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। सूर्या ने सड़क किनारे रखी बेंच पर प्रीति को बैठाया। कुछ देर तक वह कुछ नहीं बोला, बस आसमान में टिमटिमाते तारों को देखता रहा। प्रीति उसकी ओर देखती रही, कभी सूर्या के चेहरे की तरफ, कभी आसमान की तरफ। ऊपर क्या देख रहे हो? रोज वही तारे होते हैं ना? इतनी देर से उन्हें घूर रहे हो, लग रहा है कुछ सोच रहे हो। प्रीति ने मुस्कुराते हुए चुप्पी तोड़ी। सूर्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, वही तारे हैं जो हर दिन दिखते हैं, लेकिन कितनी भी बार देखो उनकी खूबसूरती कभी कम नहीं होती। फिर उसने धीरे से प्रीति की ओर देखा और कहा, बिल्कुल तुम्हारी तरह प्रीति, जैसे उन तारों को देखने से दिल को सुकून मिलता है, वैसे ही तुम्हारे साथ रहकर जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तब वही सुकून मुझे महसूस होता है। ऐसा कहते हुए सूर्या ने धीरे से प्रीति का हाथ थाम लिया। प्रीति का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अच्छा, मैं एक जगह बताऊं, वहां चलें? सूर्या ने उत्सुकता से पूछा। प्रीति ने सिर हिलाते हुए कहा, कहां जाना? अभी तो किसी के घर नहीं जा सकते। माँ के सो जाने के बाद ही चुपके से अंदर जाती थी, वो भी कभी कभी। लेकिन अब जब तक माँ तुमसे माफी नहीं मांगती मैं वहां कदम नहीं रखूंगी, तो अभी कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा कहते हुए वह सोच में पड़ गई कि आखिर अब ठहरें तो कहां। सूर्या ने थोड़ी देर बाद कहा, वो जो रिडेवलप होने वाला इलाका है ना, तुम्हारे प्रोजेक्ट एरिया के पास जो विला है, चलें वहां? आसमान की ओर देखते हुए सूर्या ने शांत आवाज में कहा। प्रीति ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो विला? पता है वो किसका है? मजाक मत करो सूर्या, वहां तो झांकने तक नहीं देते, अंदर जाने की तो बात ही छोड़ो। उस दिन मैंने बस यूं ही कहा था कि वो इलाका मुझे पसंद है और तुमने याद भी रख लिया। अब सच में वहां जाने की बात कर रहे हो? देखो कहीं सिक्योरिटी गार्ड से पिटाई ना हो जाए, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। वह अपने फोन में कॉन्टैक्ट्स देखते हुए बुदबुदाई। सूर्या मुस्कुराया और उसके चेहरे को अपने हाथों से हल्के से ऊपर उठाया। मैं मजाक नहीं कर रहा प्रीति, सच कह रहा हूं, आज रात हम वहीं रुकेंगे। वो बड़ा विला, वही तुम्हारे पसंद वाले इलाके में, अब वो तुम्हारा ही है। क्यों? वो पहाड़ी तो आपकी ही है ना? ये तो आपको ही कहना चाहिए था। प्रीति हंसते हुए बोली। सूर्या के मन में आया कि हाँ, काश अभी कह पाता। हाँ, वो पहाड़ी भी मेरी है,
लेकिन उसने खुद को रोक लिया। यह सही वक्त नहीं था। उसने सोचा जब समय आएगा तब वह प्रीति को उस विला तक जरूर ले जाएगा। ठंडी हवा में कांपती प्रीति अपने हाथों को रगड़ रही थी। उसे देखते ही सूर्या ने अपने गले से स्कार्फ उतारा और प्यार से उसके गले में डाल दिया। तो सुनो, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम दोनों किसी होटल में रुक जाएं? जैसे ही सूर्या ने यह कहा, प्रीति ने उसे गुस्से से घूरा और कहा, क्या पागल हो गए हो क्या? क्या होटल? तुम और मैं एक ही रूम में? प्रीति ने हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए अपना मुंह ढक लिया। अरे पागल, तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, सूर्या बोला थोड़ा हंसते हुए। मैं तो बस आज रात वहीं रुकने की बात कर रहा था। जोक्स काफी हो गए सूर्या, प्रीति ने कहा अपना फोन जेब में रखते हुए। मैंने एक जगह ढूंढ ली है, हम वहीं चलते हैं। रुको जरा, कम से कम बताओ तो सही कहां जा रही हो, थोड़ा तो डिस्कस कर लें, सूर्या ने कहा और उसे धीरे से पकड़कर फिर से बेंच पर बैठा लिया। कुछ पल चुप रहा, फिर उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना एडवोकेट वासुदेवन को कॉल करके बात कर लूं। एडवोकेट वासुदेवन को कॉल करने के लिए सूर्या ने जैसे ही अपनी जेब से फोन निकाला तो देखा फोन स्विच ऑफ था। टाइम वेस्ट मत करो सूर्या, प्रीति बोली, अभी से ठंड बढ़ गई है, आधी रात में यहां बैठे बैठे ठंड से जम जाओगे। इतना कहकर उसने बेंच पर बैठे सूर्या का हाथ पकड़ा और खींचा, लेकिन सूर्या जिद पर उतर आया। पहले बताओ कहां जा रहे हैं, तभी चलूंगा। बिल्कुल बच्चे की तरह अड़कर वह फिर से वहीं बैठ गया। प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है साहब, अब तो सिर्फ सर के कहने पर ही उठेंगे ना। तो सुनिए, हम स्नेहा के घर जा रहे हैं। स्नेहा का नाम सुनते ही सूर्या जैसे सन्न रह गया। वह उस नाम की उम्मीद कभी नहीं कर रहा था। स्नेहा के घर जाने के बजाय सूर्या के मन में एक पल को ख्याल आया, क्यों ना वनीता से ही माफी मांग ली जाए। लेकिन स्नेहा का घर प्रीति के घर से थोड़ा दूर था। स्नेहा ने अपने लिए एक बहुत बड़ा विला बनवाया था जहां वह अकेली रहती थी। फिलहाल उनके पास उस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए सूर्या ने मन न होते हुए भी वहां जाने के लिए हामी भर दी। उधर जब स्नेहा को पता चला कि प्रीति और सूर्या उसके घर आने वाले हैं तो उसके होंठों पर एक चालाक मुस्कान तैर गई। वह बोली, अब असली खेल शुरू होगा सूर्या, अब देखना स्नेहा क्या कर सकती है। उसकी मुस्कान में कई मतलब छिपे हुए थे, जैसे कोई बड़ा राज, कोई खतरनाक प्लान। अब सवाल यह है, स्नेहा के जाल में फंसने वाले सूर्या की हालत क्या होने वाली है?